चार्जेस के आपके पास दो टाइप्स हैं. there are two types of चार्जेस. पहली कहलाती है आपके पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कहलाता था नेगेटिव चार्ज. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, एरो इसका लगा होगा अवे की तरफ, पॉजिटिव से अवे जा रही होंगी. अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं स्पेस के अंदर या आपके पास एयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एरो ऐसे बनेंगे. और अगर आप नेगेटिव चार्ज रखते हो तो फिर सारे के सारे एरो जो होंगे वो इनटू द नेगेटिव चार्ज होते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एरो जो है पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव के ऊपर आके ऐड हो रहे होते हैं. इसीलिए जब आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एरो स्टार्ट होंगे पॉजिटिव से और एंड हो रहे होंगे नेगेटिव पे जाके. तो अगर मैं डेफिनेशन कोट करना चाहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन बनेगी वो डेफिनेशन होती है अ रीजन इन विच एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ये देखें, ये पहली डायग्राम है, ये दूसरी डायग्राम शो की गई है. तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन क्या होगी, अ रीजन इन विच any charged particle experiences a force. अगर चार्ज पार्टिकल रीजन के बाहर होगा, अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो इट्स एक्सपीरियंस हो रही होगी फोर्स. अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है तो देर इज नो फोर्स. तो एक ऐसा रीजन इन विच एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज called electric field. So this is the definition of electric field. Electric field, a region in which any charged particle experiences a force is called electric field. जैसे कि इस डायग्राम के में शो है. तो याद रखें, एक ऐसा रीजन इन विच एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. तो ये पहली डायग्राम है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और कहाँ तक जा रही होंगी, नेगेटिव तक जा रही होती है. तो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, दिस इज योर सेकंड डायग्राम. अगर आपके पास दो सेम चार्जेस होते हैं लाइक चार्जेस, तो फिर लाइक चार्जेस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी. अगर आपके पास कौन से चार्जेस होते, लाइक चार्जेस होते, तो लाइक चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ऐसे बन रहा होता है. तो अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो जो बीच का रीजन होगा इस रीजन को बोल देते हैं नल पॉइंट. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी और दोनों लाइन से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट. तो नल रीजन का कॉन्सेप्ट ये है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नल रीजन के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती. तो वो पहली डायग्राम थी, ये दूसरी डायग्राम है. तो पहली डायग्राम ये थी, ये देखें पॉजिटिव से नेगेटिव तो दिखा रहा हूँ. दूसरी डायग्राम के अंदर दोनों पॉजिटिव हैं. अगर दोनों नेगेटिव होते तब भी एक शेप बनती. सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होता कि एरो जो होते वो आउटवर्ड के बजाय इनवर्ड हो रहे होते.
अब यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव तक दिखा रहा हूँ। अब एग्जामिनर पूछता है, ये तो सारी की सारी डायग्राम थी, डिफाइन चार्ज, चार्ज को कैसे डिफाइन करते थे आप? दिस इज द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपके पास पूछता है डिफाइन चार्ज, क्या डायग्राम बना लिया आपने तीनों? ये आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई थी बहुत डिटेल में। ये देखें पहली डायग्राम, पहली और दूसरी डायग्राम सेम ही है, सिर्फ कलर का चेंज दिखा रहा हूँ मैं। थर्ड डायग्राम के अंदर एक्चुअल में सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बीच में नल रीजन बनेगा। और चौथी डायग्राम में पॉजिटिव जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड पे, नेगेटिव आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक जाती है। तो लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये चीज़ बता रहे हैं अभी तक डायग्राम में। उसके बाद फर्स्ट डेफिनेशन आती है डिफाइन चार्ज। तो अगर आप चार्ज की डेफिनेशन कोट करना चाहते हो तो द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। अगर आप करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते थे हम चार्ज। क्या कहते थे आपके पास? चार्ज। और उसका फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। फॉर्मूला क्या बनेगा? Q इज इक्वल्स टू Q is equals to I multiply by T, जिसमें Q का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है आपके पास कूलम। I का मतलब होता है करंट, और करंट की यूनिट आपने पढ़ी थी एम्पियर। और T का मतलब होता है टाइम, जिसकी यूनिट आपने पढ़ी थी सेकंड्स। और चार्ज की यूनिट होती थी कूलम्स। चार्ज किस में मेजर होता था? कूलम्स में। तो फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई टी। द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड चार्ज। एग्जामिनर पूछते डिफाइन चार्ज, तो आप लिखेंगे डेफिनेशन द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड चार्ज। तो Q इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई टी। ये एक न्यूमेरिकल गिवन है आपको। द करंट इन द वायर इज 5 एम्पियर एंड टाइम इज 10 मिली सेकेंड। क्या चार्ज? फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड पार्ट करने की इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता था? E प्लस, सॉरी E माइनस। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज पता होना चाहिए। दिस इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर करंट आपके पास वायर के अंदर 5 एम्पियर हो और टाइम हो 10 मिली सेकेंड, तो एग्जामिनर पूछते हैं पहले पार्ट में चार्ज बताओ, दूसरे पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे करेंगे बताइए मुझे। जी इखलास साहब, व्हाट इज द आंसर? द करंट इन अ वायर इज 5 एम्पियर एंड टाइम इज 10 मिली सेकेंड। एम एस का मतलब है मिली सेकेंड। पहला पार्ट करेंगे सलमान साहब। जी सलमान, कैसे करेंगे? चार्ज निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था I मल्टीप्लाई बाई टी। करंट गिवन है 5 एम्पियर और टाइम गिवन था 10 मिली सेकेंड, जिसका मतलब बनेगा, अगर मैं अपना कैलकुलेटर ऑन करूँ तो Q इज इक्वल्स टू आई टी लगाऊंगा। करंट की जगह 5 और टाइम की जगह आपके पास 10 मिली सेकेंड। तो 10 और मिली का मतलब होता है 10 टू दी पावर माइनस 3। तो जो आपका आंसर आएगा
वो आ जाएगा 0.05 कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है। वेरी गुड वानिया, 0.05। ये देखें कैलकुलेटर स्क्रीन पे शो होगा आपके पास। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, Q इज इक्वल्स टू आई टी, करंट ले लिया 5 और टाइम गिवन था आपके पास 10 मिली सेकेंड। तो जब मैं 5 को 10 मिली सेकेंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.05, ये तो आपके पास आ गया यूनिट कूलम। 0.05 कूलम इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज की वैल्यू आपके पास आ रही है वो 0.05 आ रही होगी। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, Q इज इक्वल्स टू आई टी, क्यू की जगह अननोन, आई की जगह 5, टाइम की जगह 10 मिली सेकेंड। तो आंसर आपके पास आएगा 50 मिली सेकेंड और 50 मिली कूलम। जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ चार्ज। सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये तो बिल्कुल सही हो गया और ये भी कर रहे हैं आप। तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए मैंने कहा था आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता था 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम। हाउ कैन यू सॉल्व? आफिया कैसे करेंगे? उमर सेकंड पार्ट में सॉल्व कराऊं या करने का टाइम दूं आपको? ये करवा दूं? क्या आंसर आ रहा है? एक मिनट रुको। वो स्टूडेंट का आंसर आ गया 3.125 टाइम 10 टू द पावर -11। उम्र करा दें। याद रखें आपके पास इसको करने के दो मेथड हैं। सही या फिर मैं चेक करता हूँ तुम्हारा आंसर। आपको ओ लेवल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q इज इक्वल्स टू N टाइम्स E। ये फॉर्मूला आपने ओ लेवल्स की बुक्स में देखा था। इसमें Q का मतलब होता है चार्ज, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल्स टू N E। क्या है आपने फॉर्मूला पढ़ा था? Q का मतलब इसमें क्या होता है? चार्ज। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेयर इसमें मतलब क्या है? इसमें Q का मतलब है चार्ज, कॉमा कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा E का मतलब है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू आपको गिवन है। तो इसका मतलब होगा चार्ज आपके पास आया 0.05, N इज अननोन, ब्रैकेट 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19। तो अगर आप N को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो आपने 0.05 को डिवाइड करना होगा 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 से। तो अगर आप अपना कैलकुलेटर ऑन करते हो तो 0.05 लिखा हुआ है, आंसर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ऑन 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19। ये वैल्यू आपको पेपर के अंदर गिवन होगी 1.6 टाइम 10 टू द पावर -19। तो आंसर आ रहा है 3.125 टाइम्स 10 टू द पावर 17। क्या आंसर था आपके पास आफिया का? -11। -11 कैसे आ रहा था आफिया? +17 आ रहा है। तो आंसर आपके पास आएगा, ब्रैकेट डाल के करना था, 13 आंसर जो आएगा आपके पास, रुको मुझे लिखना था, उसके बाद तुम्हारा मैसेज पढ़ता हूँ मैं। ये देखें 3.125 Q इज इक्वल्स टू एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज।
सबसे ऊपर तो लिखा था, तो 3.125 टाइम्स 10 टू द पावर 17, और इट इज अ नंबर एंड नंबर हैज नो यूनिट। ये देखें चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था, ये हेडिंग क्या डली हुई है, ये देखें ये लिखा हुआ है चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था चैप्टर का नाम जो आपने ओ लेवल में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से पढ़ा था। तो आपके पास रिलेशन क्या होता है, आपके पास अगर आप रिलेशन देखना चाहते थे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज, तो Q इज इक्वल्स टू एन ई, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था तो इसके लिए दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड। इसी पार्ट को करने का सेकंड मेथड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, 1.6 टाइम 10 टू द पावर -19 कूलम, तो 0.05 कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, x। आपका आंसर कितना आया था, 0.05 कूलम आया था। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 टाइम 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज था, तो आपके पास 0.05 कूलम्स के अंदर x इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आप x को सब्जेक्ट बनाते हो तो इसका मतलब होगा x जाके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, x इससे मल्टीप्लाई होगा और 0.05 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1.6 टाइम 10 टू द पावर -19 शुड बी इक्वल्स टू 0.05। इसका मतलब होगा x की वैल्यू हो जाएगी 0.05 डिवाइडेड बाय 1.6 टाइम 10 टू द पावर -19, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3.125 टाइम्स 10 टू द पावर 17 एंड इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ नंबर। ठीक है आफिया, वो 19 है, 9 नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो फिर इसका नेक्स्ट एमसीक्यू स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू स्क्रीन पे शो होने का मतलब क्या है, ये एग्जामिनर ने दो प्लेट्स दिखाई हैं। कौन कौन सी प्लेट्स दिखाई हैं, दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। आपने पढ़ा था लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को उसने रेड से मार्क किया है, रेड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, अब आपके पास इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपके ख्याल में क्या आंसर होना चाहिए? If an electron is placed between two plates, one plate contain positive charge, other plate contain negative charge, and electron is stationary between these two plates, in which direction electron will travel? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ये बताना है आपने। क्यों सलमान, सी पे क्यों लगेगी, रीजन बताओ। वो तो तुमने मार्किंग वो स्क्रीन के ऊपर सर्कल बना हुआ था सी पे, इसलिए देख के बता दे रीजन क्या है। वाई इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सी, ये चार ऑप्शन थे ए बी सी डी, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, तो आपने बताया इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑपोजिट चार्ज, क्या ऑपोजिट चार्ज, सही, सही है। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और पीछे वाली प्लेट के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो रहा होगा और नेगेटिव प्लेट से रिपेल हो रहा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही होगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। दिस इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को दो प्लेट्स के दरमियान रखते हैं और इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट से इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा होगा, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक इसी में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ से एक्चुअल में एएस की फिजिक्स स्टार्ट होती है। ऊपर वाली चीज़ तो आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ी थी, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शायद आपने एएस में ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले वो समझ लो। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी फोर्स एक चार्ज के ऊपर अप्लाई होती है
इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फोर्स पर यूनिट चार्ज को बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको डिनोट करते थे कैपिटल ई से, इसे डिनोट करते थे कैपिटल ई। और इस कैपिटल ई पे मैं एरो मार्क कर रहा हूँ, इस एरो का मतलब होगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ अपॉन क्यू। इसमें एफ का मतलब है फोर्स, क्यू का मतलब है टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी यूनिट जो बनेगी वो बनेगी न्यूटन्स पर कूलम। क्या यूनिट बनेगी इसकी, न्यूटन्स पर कूलम इसकी यूनिट बनेगी। अब यहाँ पे मैं एक फील्ड दिखा रहा हूँ, ये फील्ड जनरेट की थी कैपिटल क्यू ने। जो चार्ज पार्टिकल फील्ड जनरेट कर रहा होता है उसको बोलते थे सोर्स चार्ज। क्या कहते थे उसको, सोर्स चार्ज। और जो इस फील्ड में एंटर होगा, अब यहाँ पे स्मॉल क्यू नेगेटिव और स्मॉल क्यू पॉजिटिव इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं, इन दोनों चार्जेस को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं दोनों चार्जेस को, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो होगा जिसमें फील्ड अप्लाई हो रही होगी, और जो फील्ड अप्लाई कर रहा होगा, एक वो चार्ज पार्टिकल है जिसने फील्ड जनरेट की, और एक वो पार्टिकल होगा जिसमें फील्ड अप्लाई हो रही होगी। तो जो फील्ड जनरेट कर रहा होगा उसको बोलते थे सोर्स चार्ज, और जिसमें फील्ड अप्लाई हो रही होती है तो उसको बोलते थे टेस्ट चार्ज। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, अर्थ का भी मास है, आपका भी मास है, मगर अर्थ का मास आपके मास से कहीं ज़्यादा है। तो अर्थ के अराउंड एक फील्ड डेवलप हो चुकी है जो इनविजिबल है, उसको बोलते थे ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएगा तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। अगर वो ऑब्जेक्ट फील्ड से बाहर होगा तो इसका मतलब होगा उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। तो यही कॉन्सेप्ट आपके पास चार्जेस में है। जो चार्ज पार्टिकल फील्ड जनरेट करता है उसको बोलते थे सोर्स चार्ज। इसका मतलब होगा आप और अर्थ में जो सोर्स मास होगी वो अर्थ होगी, क्योंकि अर्थ ने फील्ड जनरेट की है। एंड यू आर इन द पार्ट ऑफ फील्ड, आप फील्ड के अंदर हो। इफ यू आर इनसाइड द फील्ड सो यू आर बिहेव लाइक अ टेस्ट मास, क्योंकि आप पे फोर्स लग रही है, तभी तो आप अट्रैक्ट हो रहे होते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो याद रखें जो चार्ज पार्टिकल सोर्स, वो चार्ज पार्टिकल होगा जो फील्ड जनरेट कर रहा होगा, और टेस्ट चार्ज पार्टिकल वो होगा जिस पे फील्ड अप्लाई हो रही होगी। तो इस डायग्राम के अंदर दो चार्जेस दिखाए थे, प्लस क्यू स्मॉल में और माइनस क्यू भी स्मॉल में। दीज टू चार्जेस आर कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इसका मतलब होगा ये जो होगी इस पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, इस पे लग रही होगी रिपल्जन की फोर्स, इसको रिपेल कर रहा होगा, और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगी और यहाँ पे होगी रिपल्जन, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा और माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो माइनस वाला चार्ज इसकी तरफ जा रहा होगा और प्लस वाला चार्ज इससे अवे जा रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एरो ऐसे लगेगा और यहाँ पे एरो ऐसे लग रहा होगा, ये अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये रिपल हो रहा होगा। तो डेफिनेशन क्या होती है, आपके पास फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। इसमें क्यू दो हो सकते हैं, कैपिटल स्मॉल। तो डायग्राम के लिहाज से कैपिटल क्यू का मतलब होता था सोर्स चार्ज, स्मॉल क्यू का मतलब होता था टेस्ट चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो याद रखें अट्रैक्शन और रिपल्जन जो होगी वो नेचर से डिसाइड होगी। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? डेफिनेशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, डायग्राम बनाओ। कितने मिनट दूं? 2 मिनट बहुत है इस काम के लिए। नहीं क्लास 5 मिनट थोड़ी, 2 मिनट का काम है ये। डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, डायग्राम बनानी, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक जाती हैं। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो तो रिपल्जन होगी और बीच में बनेगा नल पॉइंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और फॉर्मूला बनेगा एफ अपॉन क्यू। इसमें जो क्यू होगा वो कहलाएगा टेस्ट चार्ज। क्या कहलाएगा? टेस्ट चार्ज। कैपिटल क्यू का मतलब सोर्स चार्ज, स्मॉल क्यू का मतलब टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, अ चार्ज पार्टिकल विच एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, अ चार्ज पार्टिकल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज।
एक वो होगा जो फील्ड जनरेट कर रहा होगा, एक वो होगा जिस पे फील्ड अप्लाई हो रही होगी। तो जिस पे फोर्स लगेगी उसको बोलते थे फील्ड, फोर्स लगा रही होगी उसको बोलते थे टेस्ट चार्ज, और जो फील्ड का जनरेटर होगा उसको बोलते थे सोर्स चार्ज। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, आपका भी मास है, अर्थ का भी मास है, बट अर्थ हैज सोर्स मास एंड यू हैव टेस्ट मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ जनरेट करता है, और लग किस पे रही होती है, हम पे लग रही होगी। तो उन तमाम ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होंगे, उनको सारे के सारे मासेस कहलाएंगे टेस्ट मास, और सोर्स मास कहलाएगी अर्थ। डन। अब जिनसे हो गया है उन एक चीज सवाल देख लें। नीचे एक डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम के अंदर आपने एक चार्ज लिया 10 मिली कूलम का, इसने एक फील्ड जनरेट की, राइट। इसमें एक चार्ज एंटर होता है जो 20 मिली कूलम का है, 20 मिली कूलम का चार्ज इसमें एंटर हुआ। आपने फील्ड जो जनरेट की थी वो किसने जनरेट की थी, जो मैं ब्लू से मार्क किया मैंने अभी, 10 मिली कूलम का चार्ज से इसने एक फील्ड जनरेट की। इसमें एक चार्ज एंटर हुआ, और वो चार्ज जो है वो 20 मिली कूलम का, कितने मिली कूलम का, 20 मिली कूलम का। और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन। आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। A 10 millicoulomb charge generate electric field and 20 millicoulomb charge enter in the field. 20 मिलीकूलम का चार्ज एंटर हुआ है, और 10 मिलीकूलम का चार्ज जो था उसने फील्ड जनरेट की थी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अ चार्ज ऑफ 10 millicoulomb generates an electric field in which 20 millicoulomb charge enter and force is 10 newtons. Calculate electric field strength. कैसे करेंगे? A charge of 10 millicoulombs generate an electric field in which 20 millicoulomb charge enters एंड फोर्स इज 10 न्यूटन्स। इन दोनों चार्जेस के दरम्यान में जो फोर्स है वो 10 न्यूटन्स है। तो एग्जामिनर पूछता है कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे? फाइव 500 न्यूटन्स पर कूलम। वानिया, कोई और साहब या साहिबा? जी आफिया, इखलास, उमर, साद, क्या आंसर आएगा? A charge of 10 millicoulombs generates an electric field in which 20 millicoulomb charge enters and force is 10 newtons. Calculate electric field strength. वानी ने आंसर कोट किया है, पहला आंसर मेरे पास आया 500 न्यूटन्स पर कूलम। चार्ज को मिली कूलम से कूलम में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो न्यूटन्स में, तो चार्ज होना चाहिए था कूलम्स में। तो दूसरा आंसर मेरे पास किसी का आया है, और वो आंसर है 500। आफिया ने आंसर दिया है 500। उमर साहब, आपका क्या आंसर होगा? 500 आपका आंसर भी?
हाँ, न्यूटन्स पर कूलम, 500 न्यूटन्स पर कूलम। क्या ये आंसर सही है बॉयज? बताइए। क्यों नहीं हो रहा? फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, उमर बताओ। फॉर्मूला था फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था फोर्स अपॉन चार्ज, और चार्ज होना चाहिए था फोर्स अपॉन चार्ज, और चार्ज होना चाहिए था टेस्ट। तो फोर्स तो गिवन है 10, चार्ज कितना लेंगे? 10 या 20? चार्ज लेंगे, बताया किसी साहब ने, देखता हूं मैं, साहिबा ने। चार्ज कौन सा लूं, कौन सा लूं, ये तो आपने सोचना है। अब याद रखें, जब एग्जामिनर आपको मैग्नीट्यूड बता देगा तो आपने देखना है जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा वो सोर्स चार्ज होगा, और जो मैग्नीट्यूड में छोटा होगा वो टेस्ट चार्ज होगा। नहीं, वानिया और आफिया, तुम दोनों के आंसर गलत है। याद रखें, यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको बनाया है, इस तरह से बनाया है। एग्जामिनर ने कहा था 10 मिली कूलम चार्ज जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 20 मिली कूलम चार्ज एंटर। तो याद रखें, जब एग्जामिनर आपको डायग्राम दे देगा तो जो बड़ा होगा वो बन जाएगा सोर्स मैग्नीट्यूड में। सोर्स चार्ज क्या होगा? विच इज लार्जर इन मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा वो बन जाएगा आपके पास सोर्स चार्ज, और टेस्ट चार्ज वो होगा जो मैग्नीट्यूड में स्मॉलर होगा। तो जो स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड होगा वो बन जाएगा टेस्ट चार्ज। तो इस डायग्राम में एग्जामिनर ने 10 मिली कूलम की फील्ड के अंदर 20 को एंटर किया है, बट 20 हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ 10, दैट्स व्हाई 20 बिकम सोर्स एंड 10 बिकम टेस्ट। क्या ये बात समझ में आई? एग्जामिनर ने भले डायग्राम के अंदर 10 मिली कूलम्स में 20 को एंटर करवाया है, मगर 20 की फील्ड 10 से ज़्यादा होगी। तो याद रखें, जब आपको मैग्नीट्यूड गिवन हो तो फिर आपने ना उनका एवरेज लेना है, उनको सम करना है। आपने देखना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। जो बड़ा होगा वो बन जाएगा सोर्स, और जो छोटा होगा वो बन जाएगा टेस्ट। तो इसका मतलब होगा इस क्वेश्चन के अंदर ये जो 10 मिली कूलम का चार्ज था ये था टेस्ट, और जो 20 मिली कूलम का चार्ज है ये है सोर्स। क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 10, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 मिली कूलम। तो इसका मतलब बनेगा 10 से 10 कैंसिल, 1/1000, 1/10⁻³ तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1000 न्यूटन्स पर कूलम। क्या ये बात समझ में आई? यस, यही आंसर है वानिया। तो 1000 आंसर आएगा। याद रखें, जब एग्जामिनर आपको मैग्नीट्यूड बता दे, एक 10 हो एक 20 हो, तो आपने देखना होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो कहलाएगा सोर्स चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा वो कहलाएगा टेस्ट चार्ज। तो आंसर आपके पास आएगा 1000 न्यूटन पर कूलम। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कौन सा सोर्स होता है कौन सा टेस्ट होता है? तो सोर्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा, टेस्ट जो होगा हमेशा स्मॉलर होगा। तो टेस्ट जो होगा वो मैग्नीट्यूड में कम होगा, और सोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपने इसी मेरिट पे करना होगा। अगर चार्ज बराबर हो तो किसी एक को भी ले लो, फिर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों पे सेम होगी ना, फिर होगी नहीं। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था, अगर आपके पास ये देखो, फिर आप किसी को भी ले सकते थे, सेम ही आंसर आएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितनी फोर्स ए बी पे लगाएगा उतनी फोर्स बी ए पे लगा रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट जब डेवलप होगा जब चार्जेस सेम होंगे। लेकिन अगर एक बड़ा एक छोटा है तो इसका मतलब होगा एक सोर्स बन जाएगा एक टेस्ट बन जाएगा। एक सोर्स कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा? टेस्ट कहलाएगा। तो भाई टेस्ट चार्ज का मतलब ही होता था छोटा चार्ज। एक क्लास ने सवाल पूछा था कि अगर दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर हों, अगर दोनों 10-10 कूलम्स होते, 10-10 मिली कूलम्स, तो फिर आप किसी एक को भी ले लेते। लेकिन जब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तो टेस्ट में हमेशा छोटा वाला चार्ज लेंगे।
टेस्ट में हमेशा कौन सा चार्ज लेंगे, छोटा चार्ज ले रहे होंगे आपके पास। तो आज की क्लास में आपने दो फॉर्मूले पढ़े, Q इज इक्वल्स टू आई टी, Q इज इक्वल्स टू एन ई। नॉट द पार्ट ऑफ एएस। जो तुम तीन चार्जेस की बात करो वो ए2 के अंदर आएगा। एएस के अंदर दो चार्जेस तक में रहेंगे हम। जब तीन चार्जेस होंगे तो फिर ए2 फिजिक्स से स्टार्ट हो जाएगी, वो फिर वेक्टर से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, वेक्टर से। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास। चले, मेरी ड्यूटी रिविजन स्कूल के अंदर आपके पास पेपर्स हो रहे हैं, बस आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ मैं, राइट। फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई बात जो समझ में ना आई हो? सर फोर्स वाली बात समझ नहीं आई मुझे। कौन सी वाली बात, फोर्स वाली? फोर्स वाली जी सर। तुमने कहा था अगर दोनों चार्जेस सेम हो, अगर दोनों चार्जेस सेम होंगे तो दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे होंगे ना। इसलिए मैंने कहा था कि टेस्ट चार्ज कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन जब एक बड़ा चार्ज होगा एक छोटा चार्ज होगा तो बड़े चार्ज से ज़्यादा फोर्स लग रही होगी छोटे चार्ज के ऊपर। तो पूरी फिजिक्स में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जब भी कैलकुलेट करूंगा, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो टेस्ट चार्ज होगा वो मैग्नीट्यूड में कम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। देखें, आपके पास अर्थ आप पे फोर्स लगा रही है, आप भी अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, मगर अर्थ की फोर्स आपसे कहीं ज़्यादा है क्योंकि अर्थ का वेट मास ज़्यादा था। तो इसलिए अर्थ की जो फोर्स होगी ऑन यू, दैट इज योर वेट। तो याद रखें, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जो छोटा और बड़ा चार्ज होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा। टेस्ट चार्ज का मतलब ही पूरी फिजिक्स में होता है वो चार्ज जो मैग्नीट्यूड में कम हो, और सोर्स चार्ज का मतलब था जो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हो। सही। चलिए फिर आगे फ्राइडे की क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा मैं। अभी यहीं तक रखता हूँ मैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।